नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मेसिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आइसोट्रोइन 20 mg के बारे में। आइसोट्रोइन सिप्ला द्वारा बनाया गया आइसोट्रेटिनोइन 20 mg का कैप्सूल है, जो 5 mg, 10 mg, 20 mg और 30 mg की फॉर्म में भी आता है। इसको सिप्ला द्वारा इंडिया में बनाया जाता है और इसका प्राइस 10 कैप्सूल का 299 रुपीज होता है। ये एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के फॉर्म में आता है। आइसोट्राइन 20 को डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा ट्रीट कर जो डीप पेनफुल एक्ने होते हैं, जो सिस्ट फॉर्म में होते हैं और जो नोड्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, जिसमें पस भरा होता है और सीवियर होते हैं, पुराने एक्ने होते हैं और जिसमें ब्रेकआउट्स होते रहते हैं, उस तरह के एक्ने को ठीक करने में आइसोट्राइन 20 का उपयोग डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। या जिस एक्ने को नॉर्मल टॉपिकल ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं मिलता है या नॉर्मल एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन के यूज के द्वारा कंट्रोल में नहीं आते हैं, वहां पर डर्मेटोलॉजिस्ट आइसोट्रोइन का यूज करते हैं। इसका उपयोग इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड होता है और ये एक्ने की 100% इफेक्टिव मेडिसिन है। अभी हम बात करते हैं आइसोट्रोइन को किस डोज में दिया जाता है। आइसोट्रोइन को जनरली 0.5 से लेके 1 mg पर kg पर डे के हिसाब से प्रिस्क्राइब किया जाता है। आइसोट्रोइन को दिन में 1 बार या 2 बार लिया जा सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे डॉक्टर इसका डोज कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपका वेट 40 kg है, तो आपको अगर 1 mg के हिसाब से देखेंगे तो आपको 40 mg का आइसोट्रोइन का कैप्सूल पर डे में लेना है। अभी 40 को आप 2 बार में डिवाइड करेंगे तो 20 mg का कैप्सूल सुबह लेना है और 20 mg का कैप्सूल शाम को लेना है। इस तरह से डॉक्टर आइसोट्रोइन का डोज कैलकुलेट करते हैं वेट के हिसाब से। आपको एक बात याद रखनी है कि आइसोट्रोइन को हमेशा फूड के साथ लेना है, क्योंकि आइसोट्रेटिनोइन एक विटामिन ए का डेरिवेटिव है और विटामिन ए जो है वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो जब आप आइसोट्रोइन को खाने के साथ लेंगे तो उसका एब्जॉर्ब, बिकॉज उसमें फैट रहते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। और ये देखा गया है कि जब आइसोट्रोइन को विदाउट फूड लिया गया है तो उसका एब्जॉर्प्शन सिर्फ 60% होता है और बाकी वे चला जाता है। इसके लिए आपको हमेशा आइसोट्रोइन को खाने के साथ ही लेना चाहिए। आप इसको दिन में एक फिक्स टाइम पे लीजिए, जिससे कि आपको डोज मिस होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ आइसोट्रोइन कैसे काम करता है। देखिए, आइसोट्रोइन जो सेबेशियस ग्लैंड होती हैं, उनके जो रिलीज होता है, जो सीबम रिलीज करती हैं, स्पेशली जो टीनेज होते हैं, जिसमें कि उनका मेल हार्मोन या फीमेल हार्मोन जो जिनका रिलीज ज्यादा होता है, उस वजह से सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ जाता है और वो सीबम का सिक्रेशन ज्यादा करती है, जो कि डेड टिश्यू के साथ और इम्प्योरिटीज के साथ और बैक्टीरियल इन्वेजन के साथ एक पिंपल्स के रूप में डेवलप हो जाती है। तो ऐसे में आइसोट्रोटिन क्या करता है, उन सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रेशन कम करता है और उनका साइज भी कम करता है, जिस वजह से सीबम का रिलीज कम हो जाता है और पिंपल्स का साइज छोटा होने लगता है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं और जो उनके क्लॉग्ड पोर्स होते हैं वो भी ठीक होने लगते हैं और साथ में हमारी स्किन भी क्लियर हो जाती है। यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इनिशियली आपके फर्स्ट 10 डेज में आपको रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे, लेकिन कई केसों में ऐसा देखा गया है कि एक्ने की जो कंडीशन होती है वो शुरू में खराब होती है, मतलब आपके एक्ने ट्रीटमेंट के दौरान बढ़ जाते हैं शुरू में, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं चाहिए। वो दिखाता है कि ये आइसोट्रोटिन आपकी बॉडी में काम कर रहा है और धीरे धीरे आपके एक्ने पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको आइसोट्रोटिन का उपयोग कम से कम 4 से लेके 8 वीक तक करना होता है, जिसमें आपके 90% एक्ने कवर हो जाते हैं और उसके बाद अगर आपको लगेगा डॉक्टर कंटिन्यू करना चाहेगा तो आपको आइसोट्रोटिन कंटिन्यू कर सकता है। अभी मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा, क्योंकि आइसोट्रोटिन एक वेल एक्सेप्टेड ड्रग है, वर्ल्ड वाइड यूज होती है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं जिसके बारे में पेशेंट को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दूं, ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है और विदाउट डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन आपको इसका यूज कभी भी नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि आपके किसी फ्रेंड को आइसोट्रोटिन लिखा था और आपको भी एक्ने हैं तो मैं भी ऐसा यूज कर लूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आपको डॉक्टर आपकी कंडीशन देख के आइसोट्रोटिन नहीं लिखता है, आपको किसी भी कंडीशन में आइसोट्रोटिन नहीं लिखना है। दूसरा,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी प्रिकॉशन है जो आपको आइसोटोन के यूज़ के दौरान लेनी है और उसके यूज़ से पहले लेनी है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उन साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकते हैं और कैसे उनको आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से देखेंगे और अंत तक देखेंगे, तो आपको आइसोटोन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी प्रिकॉशन जो आइसोटोन के यूज़ के दौरान लेनी है कि किसी भी कंडीशन में प्रेग्नेंट लेडी को आइसोटोन नहीं लेना है। जब अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कंसीव होने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर किसी भी कंडीशन में आपको आइसोटोन नहीं लिखेगा। अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, मतलब बच्चे को स्तनपान कराती हैं, तो भी आपको आइसोटोन नहीं लेना चाहिए। जनरली क्या होता है, आइसोटोन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ लैब टेस्ट करा लेते हैं। इसमें सीबीसी होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, आपका किडनी और कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन टेस्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल की भी वो लोग देख लेते हैं क्योंकि आइसोटोन के यूज़ से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है। तो इससे पहले ट्रीटमेंट से पहले वो आइसोटोन के ट्रीटमेंट करने से स्टार्ट करने से पहले ये लैब टेस्ट करा लेते हैं। उसके बाद आपको अगर आपको ट्रीटमेंट चालू हो गया है, तो अगर आप फीमेल हैं, तो आपको ये एश्योर करना है कि ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी हालत में आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है। इसके लिए अगर हो सके तो आपको बर्थ कंट्रोल के 2 तरीके अपनाना है जिससे कि आप 100% श्योर हो जाएँ कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको रेगुलरली डॉक्टर को विज़िट करना है और वो आपको बताएगा कि आपको एक निश्चित इंटरवल पे लीवर फंक्शन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट और सीबीसी कराते रहना है। ठीक है? अगर आप कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं या सीजर्स की मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और वो आइसोटोन आपको नहीं प्रिस्क्राइब करेगा। या कुछ और मेडिसिन आपकी चालू है जैसे कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, डायबिटीज की मेडिसिन और आप कुछ विटामिन ए ले रहे हैं, क्योंकि आइसोटोन भी एक विटामिन का ही सब्स्टिट्यूट फॉर्म है और ऐसे में अगर आप बाहर से भी विटामिन ए ले रहे हैं, तो आपको साइड इफेक्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए कि अगर आप विटामिन ए अलग से ले रहे हैं, तो आप या तो बंद कर दीजिए या डॉक्टर को बता दीजिए। अगर आप टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं या कुछ अदर एंटीबायोटिक ले रहे हैं, वो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। या अगर आप आइसोटोटिनाइन से एलर्जिक हैं, तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर आप कुछ डिप्रेशन में हैं या डिप्रेशन की पास्ट में डिप्रेशन की कुछ मेडिसिन ले चुके हैं, तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। तो आप डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको आइसोटोन कंटिन्यू करना है या आपको प्रिस्क्राइब करना है या उसकी डोज क्या रखनी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आइसोटोन के साइड इफेक्ट क्या हैं और किस तरह से उसके साइड इफेक्ट को हम हैंडल कर सकते हैं। अभी साइड इफेक्ट को मैंने 2 पार्ट में रखा है, कुछ सीरियस साइड इफेक्ट है और कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। कॉमन साइड इफेक्ट में क्या होता है, बिकॉज़ अब मैंने आपको बताया आइसोटोन कैसे काम करता है, सेबेशियस ग्लैंड द्वारा सीबम के सिक्रेशन को कम करता है और सीबम क्या करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। लेकिन जब सीबम का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो हमारी स्किन स्पेशली हमारा फेस जो है वो ड्राई हो जाएगा। इसके लिए जब साइड इफेक्ट की बात करेंगे उसमें आता है ड्राई माउथ, ड्राई लिप्स, आपकी आंखें भी ड्राई हो जाती हैं और लिप्स अपने क्रैक्ड हो जाएंगे। जो अपना माउथ के साइड वाला जो पार्ट है वो भी कॉर्नर जो है वो भी क्रैक्ड हो सकते हैं आपका। ये आपके हेयर भी ड्राई हो जाएंगे, थिन हो सकते हैं, हेयर फॉल भी हो सकता है आपको। हेडेक है, आपकी स्किन येलो हो सकती है बिकॉज आइसोटोटिनाइन क्या करता है, लीवर के एंजाइम का सिक्रेशन बढ़ा देता है, तो आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, आपको डिजीनेस हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है, आपके विजन में भी प्रॉब्लम आ सकता है। और आइसोटोनिन लगाने से सन से सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इन सबको हैंडल करना है। जॉइंट पेन भी बढ़ जाता है, आपको डिजीनेस होती है और आपको क्योंकि लीवर के एंजाइम बढ़ जाते हैं, ऐसे आपको कभी-कभी भूख नहीं लगेगी, आपको पेट में बहुत सीवियर दर्द हो सकता है और कभी नोज ब्लीडिंग हो सकती है और स्टूल में भी कभी-कभी ब्लीडिंग दिख सकती है। तो इसके लिए अब ये साइड इफेक्ट आपको कैसे हैंडल करने हैं, देखिए जब आपको ये ड्राई माउथ है, ड्राई लिप्स हैं, लिप्स के लिए आपको कोई भी एसपीएफ वाला अच्छा मॉइस्चराइजर लिप बाम यूज करना है और जो आपकी चेहरे पे लगाने के लिए आपको अच्छा ऑयल फ्री फेस वॉश यूज करना है और साथ में एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो ऑयल फ्री हो, वाटर बेस्ड हो, वो यूज करना है। तो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि आप सीटाफल का जेंटल स्किन क्लेंजर यूज कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा और आपको
मॉइस्चराइज रखेगा स्किन को। साथ में आप ये जेंटल क्लींजर यूज करने के बाद आप निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं। ये आपके चेहरे को अच्छा खासा मॉइस्चराइज करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आइसोटोन यूज के दौरान हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सन से सेंसिटिव हो जाती है। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप दिन में घर से बाहर निकलें, आपको कोई भी अच्छा सन प्रोटेक्शन क्रीम अबव 30 SPF के यूज करना। ये सनएड है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आइसोटोन के यूज के दौरान आपको नोज भी बहुत ड्राई हो जाती है और नोज से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ऐसे में आपको अपनी नोस्ट्रिल में वैसलीन का उपयोग करना चाहिए। उससे काफी हद तक ये आपकी नोज और नोस्ट्रिल मॉइस्चराइज रहेंगे और नोज ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर आपको क्या विजन प्रॉब्लम हो रही है, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और अगर जॉइंट पेन हो रहे हैं तो आप कोई भी पेन किलर अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं और इस तरह से आप इसको पेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सीवियर साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि स्टूल में ब्लीडिंग हो रही है या आपको लग रहा है कि जॉन्डिस हो रहा है, बॉडी पीली पीली पड़ रही है या बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रही है या बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको आइसोटोन कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। लेकिन ऐसे साइड इफेक्ट बहुत रेयर होते हैं और 1000 में से सिर्फ एक पेशेंट को ऐसा होता है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद आपको किस तरह का ध्यान रखना है और किस तरह से आइसोटोन को यूज करना है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आइसोटोन प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो आपको ये इंश्योर करना है। और कुछ कंट्री में तो प्लेज भी ली जाती है कि पेशेंट किसी भी हालत में आइसोटोन के यूज के दौरान प्रेग्नेंट नहीं होगा। साथ में आपको लैक्टेशन भी नहीं करना है और अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको इमीडिएटली आइसोटोन का यूज बंद कर देना है। आइसोटोन उसको यूज कंटिन्यू नहीं करना है। आपको रेगुलर ब्लड टेस्ट कराना है जिसमें सीबीसी होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल होगा और लीवर फंक्शन टेस्ट होगा। और डॉक्टर को आपको रेगुलर विजिट करना है। ये टेस्ट देखने के बाद डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपका ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर आप कोई डोज मिस कर देते हैं तो मिस करने के अगर 2 घंटे में आपको वो डोज याद आ जाता है तो वो आप मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको 2 घंटे के बाद आपको याद आता है तो कृपया करके उस दिन वो डोज मत लीजिए और नेक्स्ट डे आप सेम जिस तरह से आप 1 रोज लेते हैं या 2 रोज लेते हैं कंटिन्यू करिए, लेकिन उसको डबल डोज मत करिए, वो बहुत ही साइड इफेक्ट बढ़ा सकता है। आपको डबल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना है। अगर आपको लगता है कि आइसोटोन का यूज कर रहे हैं और उस दौरान आपको प्रेगनेंसी हो सकती है तो आपको एश्योर करना है कि किसी भी तरह की आपको प्रेगनेंसी ना हो। इसके लिए आपको डबल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज भी करना पड़ सकता है। और आप ब्लड डोनेशन भी एटलीस्ट आइसोटोन के यूज के दौरान आपको ब्लड डोनेशन भी नहीं करना है और उसके जब आपका ट्रीटमेंट ही पूरा हो जाता है उसके 1 महीने बाद भी आपको ब्लड डोनेट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा चांसेस है कि आपका ब्लड जो है किसी अगर गलती से प्रेग्नेंट लेडी को दे दिया गया तो उसमें भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आप कॉन्टेक्ट लेंस भी शायद नहीं पहन पाएंगे बिकॉज आपकी जो आईज है वो ड्राई हो जाती हैं और उससे आप इसलिए आप कॉन्टेक्ट लेंस नहीं पहन पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो ड्राई आई को बचने के लिए आप अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से बात कर सकते हैं और वो कोई आर्टिफिशियल ईयर की ड्रॉप आइस आर्टिफिशियल टीयर की ड्रॉप लिख देगा और जिससे आपको ड्राई आई से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको आइसोटोन को कैसे यूज करना है और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही आपको आइसोटोन का यूज करना है। जो मैंने प्रिकॉशन बताई हैं आपको प्रिकॉशन लेनी है और किस तरह से साइड इफेक्ट को आपको मैनेज करना है और मिनिमाइज करना है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।